अच्छा, इसमें अब हम ये बात कर रहे थे कि जब डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाते हैं इलेक्शन ऑफिशियल्स के खिलाफ, तो उनके लिए अगर वो ये काम कमिट कर रहे हैं ना, तो उनको सस्पेंड और विड्रॉ किया जा सकता है। प्रिसाइसली ये कि वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कॉज कर रहे हैं, या किसी तरह भी मुतासर होने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी इंस्ट्रक्शन की वायलेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, या उसको डिसोबे कर रहे हैं। अब इनके प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए कमीशन फिर ऑफिसर अपॉइंट करेगी, जिसे इंक्वायरी ऑफिसर या ऑथराइज ऑफिसर कहा जाएगा, जिसका काम ये है कि उसने इंक्वायरी इनिशिएट करनी है, फिर प्रोसीडिंग्स को फाइनलाइज करना है और डिसिप्लिनरी रूल्स के मुताबिक उनको सजा देनी है। ठीक है, ये एक्शन उनके खिलाफ लेना है। अब इसके बाद उनके ये बताया गया कि जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो इंक्वायरी को कंप्लीट करेगा रूल्स के मुताबिक 30 दिन के अंदर, जो रेफरेंस उन्हें सबमिट किया गया है। फिर उस इंक्वायरी रिपोर्ट को कमीशन के सामने, इंक्वायरी कंप्लीट होने के 7 दिन के अंदर फिर उसे सबमिट करना है कमीशन के सामने। ठीक है, उसके बाद सबसेक्शन 6 में ये कहा गया कि जो फिर प्रोवाइडेड पेनल्टीज हैं वो कमीशन फिर इम्पोज करेगी उस इलेक्शन ऑफिशियल के हवाले से। अब सबसेक्शन 7 में ये कहा गया कि अगर वो इलेक्शन ऑफिशियल अपने आप को ऑफिशियल अग्रीव्ड समझता है जो फाइनल ऑर्डर्स के खिलाफ पास किया गया है, तो फिर उस फैसले के खिलाफ वो जो सर्विस ट्रिब्यूनल है या कोई भी जुडिशियल फोरम उधर वहां पर 30 दिन के अंदर अपील फाइल करेगा। फिर जब कमीशन कोई इलेक्शन ऑफिशियल को सस्पेंड करती है या विड्रॉ करती है, तो उसकी जगह पर ड्यूटीज की परफॉर्मेंस के लिए वो किसी और इलेक्शन ऑफिशियल को अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद सेक्शन 56 है ओथ बाय इलेक्शन ऑफिशियल। अच्छा, इसमें यह है कि अपनी इलेक्शन ड्यूटीज को परफॉर्म करने से पहले हर जो इलेक्शन ऑफिशियल है वो ओथ लेगा, जो एक्ट या रूल्स के तहत प्रोवाइडेड तरीक़ाकार है। उसके बाद सेक्शन 57 है नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम। अब इसमें क्या है कि कमीशन के साथ कंसल्टेशन करके प्रेसिडेंट डेट अनाउंस करेगी कि कब जनरल इलेक्शन कंडक्ट होने हैं। उसके बाद सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जब ये अनाउंसमेंट हो जाएगी तो ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया जाएगा 7 दिन के अंदर, और वेबसाइट पे पब्लिसाइज किया जाएगा, और वोटर्स को कॉल किया जाएगा, मतलब कि उनको इतला दी जाएगी पब्लिकली कि भाई ये जो नोटिफाइड असेंबली है इनके इलेक्शन का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो उस ऑफिशियल गजट में चंद मामलात के हवाले से इतला दी जाएगी, जैसे कि आपको ये बताया जाएगा कि नॉमिनेशन सबमिट करने की लास्ट डेट कौन सी है। ठीक है, और कब कौन सी लास्ट डेट होगी कि नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स के नाम पब्लिश होंगे, कौन सी लास्ट डेट होगी जिस दिन स्क्रूटनाइजेशन कंडक्ट होनी है नॉमिनेशन की, और कौन सी लास्ट डेट है जिस दिन आपकी अपील्स एक्सेप्ट की जा सकती हैं। अगर कोई नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है, अगर उसके खिलाफ अपील फाइल करनी तो उसका टाइम पीरियड कितना है, या फिर यह है कि अपील के डिसीजन के लिए लास्ट डेट कितनी है। ठीक है, और रिवाइज लिस्ट जो है कैंडिडेट्स की उसकी पब्लिकेशन का लास्ट डेट कौन सी है, कब आप अपने कैंडिडेचर से विड्रॉल कर सकते हैं, और कौन से सिंबल्स एलोकेट, जब सिंबल्स एलोकेट किए जाएंगे कंटेस्टेड कैंडिडेट्स को तो उसकी डेट क्या होगी, किस तारीख को पोलिंग कंडक्ट होगी। तो ये ऑफिशियल गजट में इन तमाम मामला के हवाले से नोटिफाई किया जाएगा। उसके बाद सब सेक्शन 3 में ये कहा गया कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो नोटिफिकेशन की पब्लिकेशन के बाद 3 दिन के अंदर पब्लिक नोटिस सर्व करेगा, कि जिसमें ये स्पेसिफाई किया जाएगा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वो रिटर्निंग ऑफिसर है, और पब्लिक नोटिस उसने जो देना है वो जो कोई प्रोमिनेंट एरिया प्लेस होगी वहां पर फिर वो नोटिफाई करेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये है कि सबसेक्शन 4 में ये कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर पब्लिक नोटिस के जरिए नॉमिनेशंस इनवाइट करेगा कि कौन कौन जो कैंडिडेचर चाहते हैं कि अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करें, जो कि वो एंटाइटल्ड है कि उसको रिसीव करें। यहाँ तक क्लियर है आपको? उसके बाद सेक्शन 58 है ऑल्ट्रेशन इन इलेक्शन प्रोग्राम। अच्छा, इसमें कमीशन किसी भी टाइम पे नोटिफिकेशन इशू कर सकती है अगर इलेक्शन प्रोग्राम जो अनाउंस किया गया है उसमें ऑल्ट्रेशन ज़रूरी है, कि उसके नेसेसरी स्टेजेस हैं जो उसमें या तो चेंजेस की ज़रूरत है, या वो ज़रूरत महसूस करता है कि फ्रेश इलेक्शन प्रोग्राम इशू किया जाए, और इस सिलसिले में वो रीजंस भी रिकॉर्ड करेगा। अब यहाँ पर मजीद बताया गया कि जो कमीशन है वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगी जब ऑल्ट्रेशन कंडक्ट करनी है इलेक्शन प्रोग्राम में, जो सब सेक्शन 1 प्रोवाइडेड है।
अगर कोई ऑलरेडी कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट कर चुका है इस नॉमिनेशन से पहले, तो उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं कि दोबारा से वो अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करें फ्रेश इलेक्शन प्रोग्राम के लिए। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 59 देखते हैं, पोलिंग स्टेशन। अब जब रिटर्निंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट के बाद 1 हफ्ते के अंदर कमीशन प्रोवाइड करेगी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में कि कौन से प्रपोज स्टेशन होंगे जहां पर इलेक्शन के लिए ये वोटिंग कास्ट होनी है। ठीक है, और उसके हवाले से जो असाइन पोलिंग स्टेशन है उसके उसका वेबसाइट पे पब्लिसाइज कर दी जाएगी लिस्ट। फिर कमीशन जो है पॉसिबल अगर होगा वही पोलिंग स्टेशन इस्तेमाल करेगी जो कि पहले इस्तेमाल हुए हैं, तो उनमें डिस्टेंस फिर देख लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसेक्शन 3 में ये बताया गया है कि एक पोलिंग स्टेशन के लिए ना 1200 से ज्यादा वोटर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने मैक्सिमम और मिनिमम ये बता दिया इसमें। उसके बाद सबसेक्शन 4 में ये बताया गया कि जब पोलिंग स्टेशन की लिस्ट रिसीव होगी उसके 15 दिन के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर उस प्रपोज्ड पोलिंग स्टेशन की लिस्ट को पर्सनली वेरीफाई करेगी। अगर उसने कुछ ऐड करना है या ऑल्ट्रेशन करनी है, और फिर उसे ये है कि पोलिंग स्टेशन की जो प्रिलिमिनरी लिस्ट है उसको अपने ऑफिस के बाहर उसको पब्लिसाइज कर देगा। अब सब सेक्शन 5 में ये बताया गया कि अगर किसी वोटर का कोई इतराज है या वो सजेशन पेश करना चाह रहा है तो वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को अपनी वो एप्लीकेशन सबमिट करेगा जो स्पेसिफाइड पीरियड बताया जाएगा उस पोलिंग स्टेशन के हवाले से। अच्छा, उसके बाद सब सेक्शन 6 में ये कहा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है एतराज़ात सुनने के बाद या जो सजेशन दी गई है उसको कंसिडर करने के बाद उसमें समरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। फिर उसमें वो ऑल्ट्रेशन कंडक्ट करेगा लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन में 30 दिन के अंदर। ठीक है, फिर जब वो ऑर्डर दे देगा तो उसे ऑफिशियल गजट में फिर उसको पब्लिसाइज कर दिया जाएगा जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए वो ऑर्डर पास किया गया है। अब इसमें कमीशन ये डिटरमिन करेगी कि कौन से डेट्स हैं, कितनी मतलब के टाइम पीरियड चाहिए ये तमाम प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए, तो पहले से ही वो कमीशन उसको डिटरमिन कर लेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सब सेक्शन 8 में ये है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर फाइनल जब लिस्ट जो प्रोवाइडेड होगी पोलिंग स्टेशन की उसमें वो चेंजेस नहीं करेगा। हाँ, इसकी एक्सेप्शन हो सकती है अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जिसके लिए वो रीजंस रिकॉर्ड करेगा और इसमें पहले वो कमीशन की अप्रूवल लेगा और उसके कैंडिडेट्स को नोटिस सर्व करने के बाद उसमें फिर नेसेसरी चेंजेस की जा सकती हैं अगर अलाउ हो गया। ठीक है, उसके बाद सब सेक्शन 9 में ये कहा गया है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी पोलिंग स्टेशन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर फाइनल जो लिस्ट है उसको पब्लिश करेगी, उसके तहत वो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी को स्टैब्लिश करेगी। अच्छा, अब सब सेक्शन 10 में ये कहा गया कि प्रायोरिटी के लिहाज से पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट बिल्डिंग में कंडक्ट किए जाएंगे या अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग अवेलेबल नहीं है तो जो प्राइवेटली ओन्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर उसकी पोलिंग कंडक्ट की जाएंगी। ठीक है, उसके बाद सब सेक्शन 11 है कि ऐसी कोई पोलिंग स्टेशन ऐसे इलाकों में नहीं कंडक्ट की जाएंगी जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैंडिडेट की कंट्रोल में है। ठीक है, उसके बाद सब सेक्शन 12 में ये बताया गया कि जब पोलिंग स्टेशन की लिस्ट फाइनलाइज हो जाती है तो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अगर डिक्लेयर करता है कि ये पोलिंग स्टेशन हाईली सेंसिटिव है, ठीक है, तो अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी इन एडिशन वो मेयर्स लेने के बाद सर्वेलियंस कैमरा वहां पर इंस्टॉल किया जाएगा ताकि सारी प्रोसीडिंग्स उसमें रिकॉर्ड हो सकें और मतलब जो भी वहां पर वोटिंग प्रोसीजर हुआ है या जो प्रेपरेशन हुई है वो सारी चीजें उसमें देखी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 60 में नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन के बारे में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई भी वोटर वो चाहे तो कोई क्वालिफाइड किसी और क्वालिफाइड पर्सन का नाम नॉमिनेट कर सकता है या सजेशन प्रपोज कर सकता है कि भाई ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी का ना मेंबर के तौर पे इस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें मजीद ये बताया गया है कि एक जो वोटर है ना एक से ज्यादा नॉमिनेशन पेपर सबमिट नहीं कर सकता जो एज अ प्रपोजर या सेकेंडर के तौर पे वो सबमिट करना चाह रहा है। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है आपको? उसके बाद सब सेक्शन 2 में ये बताया गया है कि ये जो नॉमिनेशन है इसके लिए सेपरेट नॉमिनेशन पेपर के जरिए इसको सबमिट किया जाएगा जिसके लिए परफॉर्मा इस ऐड के फॉर्म ए में अटैच है जो कि आप प्रपोजर के लिए सबमिट करोगे। ठीक है, जिसमें
उसकी सॉलम अफर्मेशन भी दी होगी और कैंडिडेट ने उसके ऊपर सिग्नेचर किए होंगे, और उसके साथ नेसेसरी ये डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे कि सबसे पहले एक क्लॉज के तहत उसमें डिक्लेरेशन दी जाएगी कि वो नॉमिनेशन के लिए अपनी कॉन्सेंट दे रहा है और वो तमाम क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहा है जो आर्टिकल 62 में प्रोवाइडेड, और ऐसी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है जो कि आर्टिकल 63 में प्रोवाइड की गई है। साथ ही वो डिक्लेरेशन देगा कि भाई उसके कौन से स्केड्यूल बैंक में उसका एक्सक्लूसिव अकाउंट ओपन किया गया है इलेक्शन एक्सपेंसेस के हवाले से, और अटेस्टेड कॉपी होगी एनआईसी की, ठीक है, साथ स्टेटमेंट होगी इसके जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, जो उसके स्पाउसेस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ठीक है, उसका जो परफॉर्मा है वो फॉर्म बी में प्रोवाइडेड है। यहाँ तक क्लियर है आपको। उसके बाद सब सेक्शन 3 में बताया गया कि ये जो नॉमिनेशन पेपर हैं ये रिटर्निंग ऑफिसर को डिलीवर किए जाएंगे कैंडिडेट की तरफ से, या जो प्रपोजर है सेकेंडर है, अगर किसी को ऑथराइज किया गया तो वो भी इसको सबमिट कर सकता है, ठीक है। तो फिर जब ये वो रिसीव हो जाएंगे तो रिटर्निंग ऑफिसर उसकी रिसीविंग को एक्नॉलेज कर लेगा और उसमें स्पेसिफाई कर देगा कि कौन सी डेट को ये सबमिट किए गए हैं, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि इसमें जो ऑथराइजेशन है एडवोकेट के फेवर में, वो उसे नोटरी पब्लिक जो है वो इसको टेस्ट करेगा, जो कि ये लॉ प्रोवाइडेड है नोटरीज ऑर्डिनेंस 1961, या फिर ओथ कमिश्नर करेगा जो कि ओथ एक्ट 1873 के तहत, या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका स्केल 17 ग्रेड का या उससे अबव हो। उसके बाद सब सेक्शन 4 में ये बताया गया है कि जो सेम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक पर्सन नॉमिनेट हो सकता है अगर लेकिन इसमें भी है कि मतलब कि 5 नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए तो सेम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक बंदा नॉमिनेट हो सकता है, मतलब आप कई जगहों पे उसको अगर इलेक्ट करवाना चाह रहे हो। अच्छा, अब सब सेक्शन 5 में ये कहा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर फिर सीरियल नंबर असाइन करेगा हर नॉमिनेशन पेपर के लिए, और उस पर एंडोर्समेंट देगा कि किस बंदे ने उसको प्रेजेंट किया है, फिर रिसीविंग का टाइम क्या था और टाइम और डेट क्या था, फिर उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि किस तारीख को किस जगह पे स्क्रूटिनाइजेशन कंडक्ट होगी, मतलब वेरिफिकेशन कंडक्ट होगी। अब रिटर्निंग ऑफिसर कॉन्स्पिकुअस प्लेस पे उस नॉमिनेशन पेपर का जो नोटिस है उसको चस्पा कर देगा जो कि उसने रिसीविंग ली है, जिसमें ज़रूरी इतलात मेंशन की जाएंगी कैंडिडेट के हवाले से। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर वो जो नॉमिनेशन पेपर है साथ जो उसके नेक्स्चर लगे हुए हैं उसकी इंस्पेक्शन पब्लिक में से कर सकता है, सर्टिफाइड कॉपीज इशू कर सकता है अगर उसकी वो प्रिस्क्राइब फीस पे करेंगे। उसके बाद सेक्शन 61 में डिपॉजिट्स के बारे में बताया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेशन पेपर को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कि उसमें यह है कि इसमें भी इनकी प्रिस्क्राइब फीस है 30,000 रुपीज़ अगर नेशनल असेंबली के लिए आप सीट के लिए इलेक्ट होना चाह रहे हो, और 20,000 रुपीज़ अगर प्रोविंशियल असेंबली के सीट के लिए आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट की तरफ से डिपॉजिट की जाएंगी उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन, ठीक है, इन कैश रिटर्निंग ऑफिसर को, या बैंक ड्राफ्ट जो कि रिटर्निंग ऑफिसर की फेवर में ड्रॉ किया गया है। और जो कैश है वो फिर स्पेसिफाइड जो अकाउंट है अगर किसी बैंक में जैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में सबमिट कर दिया जाए, ठीक है, तो वो भी रिटर्निंग ऑफिसर के सामने प्रेजेंट किया जाएगा अगर कोई अकाउंट ऐसा है। उसके बाद सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि एक ही डिपॉजिट रिक्वायर की जाती है उस पर्सन से जो कि एज अ कैंडिडेट नॉमिनेशन वो चाह रहा है। अब इसमें यह है कि फिर जब इलेक्शन कंक्लूड हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, तो वो कैंडिडेट वो डिपॉजिट जो है वो मतलब अपना वापस मांग सकता है। उसके बाद इसमें जो कैंडिडेट है जो कि रिटर्न्ड कैंडिडेट मतलब कि उसमें सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उसको तकरीबन जो उसने अमाउंट डिपॉजिट की है ना वो 1/4 तक ही उसको वापस मिलेगी, बाकी आप समझें कि वो गवर्नमेंट के खाते में चली जाएगी। उसके बाद ये जो ये डिपॉजिट है ये नॉन रिफंडेबल बन जाती है, मतलब कि जब रिजल्ट आ गया ना उसके 3 माह के बाद नहीं ये फिर वापस मिल सकती जो आपने दी है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ है आपको मुमना? बाकी जरा ठहर के ना कर लें। हेलो।